इवनिंग फ्रेंड्स, दिस साइड निशांत। सो आज हम फैब की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा दोबारा से एक सेशन जो हम यूजुअली रोज ही कर रहे हैं ऑन अ वेरी डेली बेसिस, वो हम लेके आए हैं द हिंदू का, जो कि है 1 फैब का। ठीक है, तो चलिए सर अपना सेशन जो है शुरू करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज भी है और आज जो न्यूज है उतनी नहीं है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सेशन छोटा होने वाला है सर। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मैनाली। ठीक है, मैं करंटली जो है सीएपीएफ में एज असिस्टेंट सब ऑफिसर जो है सर्व कर रहा हूँ, एंड मैं भी जो है लास्ट कपल ऑफ ईयर से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सर आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि यूपीएससी क्रैक करना अलग बात है, प्रिपरेशन करना अलग बात है। द पॉइंट भी हो सकता है कि कोई आदमी है या कोई एक्सपेरेंट है जो पिछले 3 से 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एंड इस 3 से 4 साल के ड्यूरेशन में हो सकता है कि उसका एक सब्जेक्ट पे इतना अच्छा एक्सपर्टीज हो गया होगा कि आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यही मेरे साथ है सर। लास्ट कपल ऑफ ईयर से जो मेरा विशेष ध्यान रहा है वो बेसिकली करंट अफेयर्स में रहा है। तो अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरी एक्सपर्टाइज है या जिसमें मैं अच्छा हूँ, वो मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स की। शुरुआत में देखते हैं सर, ये एक न्यूज है हमारे पास। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में एक आइलैंड है, उसका नाम है लिटिल अंडमान आइलैंड। आई होप आपको अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के बारे में पता होगा, कौन कौन सा आइलैंड किस किस जगह पे है, तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए मैप वर्क के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या है ना सर, बेसिकली क्या है पहले देखते हैं। नीति आयोग ने क्या किया है सर, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड, एक उसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उसमें क्या कहा गया है कि हम एक मेगा सिटी बनाएंगे, कहां पर? लिटिल अंडमान में। समझ रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का एक आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। वहां पर एक मेगा सिटी को जो है बनाने का प्रोजेक्ट आगे फॉरवर्ड किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। उसका एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना। तो अब ये बिल क्या क्या प्रपोज कर रहा है सर? ये प्रपोज कर रहा है बिल्डिंग ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चर कोस्टल सिटी इन दी आइलैंड। ठीक है, मतलब कि एक नई ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी होनी चाहिए आइलैंड में। ठीक है, और उसको एक फ्री ट्रेड जोन के जैसे हम फॉरवर्ड करेंगे। सर ये देखिए, आप भी समझते हैं या मैं भी समझता हूं, अभी इस आर्टिकल से हम हटते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए ये इंडिया है मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये अंडमान की चेन है। ठीक है, मान लेते हैं ये इंडिया है और ये अंडमान की चेन है। समझ रहे हैं? ठीक है, फिर ये चेन जो है यहां पर आपकी कनेक्ट होती है किससे? जकार्ता से, जो कि किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का। ठीक है, ये अंडमान है हमारा। यहां पर क्या है आपका? ऊपर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है। यहां पर क्या है? सिंगापुर है। ठीक है, सॉरी मलेशिया है। फिर नीचे क्या है आपका? सिंगापुर है। तो बेसिकली अंडमान जो है ना, हमारा एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह काम कर सकता है। समझ रहे? कोई भी इस इंडियन ओशन में कोई भी शिप अगर आता है तो वो यहां पर अपना एक हब कह सकते हैं, यहां पर थोड़ी देर रुक सकता है। ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकता है। इससे क्या होगा? यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ सकता है, और डेवलपमेंट बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसी की बात ये बिल कर रहा है। The bill proposes the building of a new greenfield coastal city in the island that will be developed as a free trade zone. ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है ना सर, 3 चीजें ये प्रपोज कर रहा है। द बिल प्रपोजेस 3 डेवलपमेंट जोन्स। पहला है जोन 1, दूसरा है जोन 2, तीसरा है जोन 3। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जोन्स। बेसिकली डॉक्यूमेंट किसने निकाला है? पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नीति आयोग ने निकाला है। वो बेसिकली क्या करना चाह रहा है? लिटिल अंडमान जो आइलैंड है किसका? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का। इसका मैप भी आपको क्लियर होना चाहिए। जो इसका आइलैंड है लिटिल अंडमान, इसमें क्या होगा आपका? 1 मिनट दीजिएगा सर, 1 मिनट दीजिएगा सर, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो मैं नेट जो है डिस्कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब क्या है ना, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि अंडमान जो है एक बफर पॉइंट की तरह काम कर सकता है, और इंडियन ओशन में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेट हब बन सकता है, जहां पर शिप आके थोड़ी देर ड्रॉप कर सकती है, रिफ्यूलिंग कर सकती है और फिर आगे बढ़ सकती है। या कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत काम आ सकता है। ठीक है, और मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत काम का है। समझ रहे हैं? अब इसकी लोकेशन में दिखा दूंगा आपको। अभी 3 जोन में कहा गया है। अब जो ईस्ट कोस्ट है आपका किसका? लिटिल अंडमान का, वो बनाया जाएगा एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड मेडी सिटी दैट विल इंक्लूड एरो सिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये तो प्रपोज प्लान है सर, तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। जोन 2 में क्या है सर? ये प्रिस्टाइन फॉरेस्ट है, वहां पर प्रिस्टाइन एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो वहां पर किया गया है
एक लेजर जोन होगा जहां पर फिल्म सिटी होगी, रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगी एंड टूरिज्म जोन होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। जोन 3 क्या है सर? अगेन इट इज स्प्रेड ओवर दिस प्लेस्टाइन फॉरेस्ट जोन, विल बी अ नेचुरल जोन। ठीक है। इसके आगे इसको हम मतलब कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो समझिए सर, अभी तक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि 3 जोन में डेवलपमेंट का डिफाइन किया गया है। डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है लिटिल अंडमान आइलैंड में। ठीक है। जो किसका ग्रुप है? वो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का एक पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर एक विजन या डॉक्यूमेंट प्रपोज किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा है, कि वहां पर हम एक मेगा सिटी बनाएंगे। आप भी जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो शिपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो तीनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। ठीक है। तो उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जो है प्रपोज किया हुआ है। ठीक है। तो ये आप इतना पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। बाकी अब देखिए, जब हम किसी कोस्टल जोन पे अगर हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो सर ऑब्वियस सी बात है क्रिटिसिज्म भी आएगा। ठीक है। अब इससे सर क्रिटिसिज्म क्या आया है ना, कि एक तो ये फ्रेजाइल बायोडाइवर्सिटी है ऑफ द रीजन, ये डिस्टर्ब हो जाएगी सर। ठीक है। दूसरा, 95% ऑफ लिटिल अंडमान इज कवर इन फॉरेस्ट। जो लिटिल अंडमान है उसका 95% जो है फॉरेस्ट में कवर है, और वो फॉरेस्ट भी लार्ज टाइप किसके हैं? प्रिस्टाइन एवरग्रीन टाइप के हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इसको डिस्टर्बेंस होगा, बायोडाइवर्सिटी जो है उसे डिस्टर्बेंस होगा। समझ रहे हैं? और क्या होगा सर? और इम्पैक्ट क्या होगा सर? एक ट्राइब यहां रहती है, इस ट्राइब का आप नाम याद रखिएगा, ओंग ट्राइबल ट्राइब। There is a notable presence of indigenous tribes on the island. Mainly 450 square kilometer of the island area is protected as the Ongi tribal reserve. ठीक है। अब इससे क्या होगा? अगर हम यहाँ पर कुछ बिल्ड करते हैं तो हमें ट्राइब को जो है कहीं और रिलोकेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? या हमें उन्हें कहीं और भेजना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और उससे उनकी लाइफ स्टाइल है उसमें इंपैक्ट आएगा। समझ रहे हैं? तो अगर सी न्यूज इतनी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थी हमने पूरी डिस्कस कर ली है। डिस्कस क्या है सर? अगर मैं इसका सारांश निकालूं आपके लिए, एक मिनट दीजिएगा, अगर मैं इसका सारांश आपके लिए निकालूं इस न्यूज का, तो देखिए सारांश हम एक बार बता देते हैं, सारांश इसका क्या हो सकता है। मुझे एक मिनट दीजिए सर। ठीक है। न्यूज का सारांश क्या है? न्यूज का सर सारांश यहां पर ये हो सकता है कि देखिए हमने क्या किया है, नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है। ठीक है। वो क्या है? वो है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ क्या था? लिटिल अंडमान। सही कह रहा हूं मैं? डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड। ठीक है। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट का नाम था, यही था। दो चीजें हमने ये पढ़ी। तीसरा क्या पढ़ा हमने? 3 जोन में जो है डेवलपमेंट करेंगे, ये 3 जोन में जो है डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है सर, ये भी हो गया। इससे क्या है सर? इसके बेनिफिट्स तो है सर, बेनिफिट्स तो मतलब बेनिफिट्स तो है, सिंस अंडमान में डेवलपमेंट होगा, सिंस इसके बेनिफिट्स क्या है? इससे बेनिफिट्स ये है, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी। समझ रहे हैं? डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रा बढ़ेगा। समझ, ये सब चीजें जो है आपकी, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है। लेकिन समझिए अगर कुछ नुकसान है, और इसके अलावा क्या है, इसका बड़ा ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है। चलिए, ये सब तो हो गए फायदे। अब हम बात करें नुकसान की। नुकसान की अगर बात करें सर, नुकसान क्या है? इसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। इसका क्या है सर? इसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। ठीक है। दूसरा नुकसान सर इसका क्या है? एक तो है इसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया। तो भाई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है? वहां पर क्या है? वहां पर प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, ये डैमेज हो जाएगा। और कौन सी ट्राइब थी सर वहां? ओंग ट्राइबल रिजर्व था, कौन सा था बताइए, देख लेते हैं। ओंगे ट्राइबल रिजर्व। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ओंगे ट्राइब वहां है। ठीक है, मतलब कौन सी ट्राइब है सर वहां पर? वहां पर है ओंगे ट्राइब। इसको आप डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसका नहीं किया गया है, इसका क्लियरेंस भी नहीं लिया गया है। समझ रहे? तो बेसिकली देखिए, दो चीजें हम हमेशा बात करते हैं, एक होता है डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है।
या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, सोशल इश्यूज भी हमें देखना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं एक आखिरी वर्ड जो हम इकोनॉमिक अपनी कह सकते हैं इन्वायरमेंट में बार बार बोलते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस पॉल्यूशन। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिस्टर्ब होगा तो इससे क्या होगा, पेड़ कटेंगे, ट्राइब जो है डिस्प्लेस होगी, इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को जो है नुकसान होना है, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिला है, उससे क्या होगा, बहुत नुकसान हो सकता है इन्वायरमेंट को। तो समझिए ये इसके जो है डाउनफॉल है। पॉजिटिव क्या है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा, जिससे वहां एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रा, एजुकेशन बढ़ेगी सर, ठीक है, और हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बन सकती है किसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, कहां पर, इंडियन ओशन में। चलिए आई गेस पहली न्यूज हमें पूरी आ चुकी है, ठीक है। चलिए हम दूसरी न्यूज में आते हैं। सर एक मिनट दीजिएगा सर, दूसरी न्यूज क्या है ना, एक छोटी सी न्यूज है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं। न्यूज क्या है, सेंटर ने क्या किया है कि सेंसेक्स जो है 2022 तक पोस्टपोन किया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और शायद हर कोई जानता होगा जो यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहा होगा। सिंपल कहा गया कि सर ये बताइए कि सेंसेक्स को पोस्टपोन क्यों किया गया है। तो पता आंसर क्या आएगा, सर अभी तो क्या हो रहा है ना कि वैक्सीनेशन चल रहा है आपका। अभी क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, ठीक है। उससे क्या है, अभी जो है सेंसेक्स जो हमारा ये कह सकते हैं जो हमारा सेंसेक्स है, या सॉरी सेंसेक्स जो है, इसे हम अभी आगे पोस्टपोन कर रहे हैं अगले साल के लिए, ठीक है। अब समझिए सर, सेंसेक्स अभी से शुरू नहीं हुआ, थोड़ा अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री में जाएं तो ये बात आपकी शुरू होती है ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा में भी हमें ऐसे ट्रेसेस मिले हैं, ऋग्वेदा में भी हमें ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जो कि अराउंड 600 से 800 से 600 बीसी के बीच में हमें ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जहां पर पॉपुलेशन का अकाउंट रखा जाता था। उसके बाद हमें ट्रेसेस कहां से मिले, वो मिले अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र सर किसने लिखी है, जो मेरे हिस्ट्री के छात्र हैं, इनको हिस्ट्री पसंद है, वो बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखी है। ये लिखी है कौटिल्य। सर कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है सर, विष्णुगुप्त। और उसका तीसरा नाम क्या है, जो आप सभी जानते हैं, जिसके नाम से सभी से जानते हैं, चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, नंदा वंश को हराने में मदद की थी। समझ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य जी ने लिखी थी, कब लिखी थी, 300 बीसी के अराउंड लिखी थी। इसमें भी कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वहां पर भी पॉपुलेशन की जनगणना होती थी इन ऑर्डर टू कलेक्ट टैक्सेस। चलिए दूसरा हमें प्रूफ मिलता है कहां पर, अर्थशास्त्र में कौटिल्य की। तीसरी एक बुक है सर, या अकाउंट कह सकते हैं, ये आपने नाम सुना है एन अकबरी, ये अकबर के टाइम पे लिखी गई थी। इसमें भी क्या है, कहीं की जगह पे ये लिखा हुआ है कि सेंसक्स, या कह सकते हैं पार्शियली सेंसस जो है, या पॉपुलेशन की काउंटिंग जो है वो होती थी। तो सर ये तो अगर हम कभी ऐसे लिखते हैं सेंसस के ऊपर, या कभी हम पूछता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके रूट हम ट्रेस कर सकते हैं हिस्ट्री से, जो कि ऋग्वेदा के टाइम की है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री से भी हम इसके ट्रेसेस जो है देख सकते हैं, जो कि अर्थशास्त्र में दिखते हैं, प्लस एन ए अकबरी जो अकबर के टाइम पे लिखी गई थी उसमें भी इसको देख पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना सर, बहुत सारे सेंसस हुए, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं चेंज कर लेता हूं, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, सेंसस शुरू जो हुआ, देखिए 18 इसका क्या हुआ, 1865 से 72 के बीच में सेंसेक्स हुआ सर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सेंसेक्स हुआ, बट वो नॉन सिंक्रोनस था, समझ रहे। इस दौरान सेंसस हुआ, बट वो इतना पुख्ता था, और मतलब कि एक सिंक्रोनस वे में नहीं हो रहा था, समझ रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, पहला सेंसस जो थोड़ा सिंक्रोनस वे से हुआ, वो हुआ 1881 में, जब वाइसरी कौन थे, ब्रिटिश वाइसरी लॉर्ड रिपन, और ये बड़े ही जाने माने व्यक्ति थे, और इंडिया के लोग इन्हें बहुत अच्छा मानते थे। क्यों मानते थे, इसके लिए आप रिपन के बारे में पढ़िए हिस्ट्री में, आपको समझ में आएगा, समझ रहे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, अगर किसी को याद हो मेरे भाई को, तो ये बहुत फेमस थे, ठीक है। अब ये तो हुआ 1881 में, जो पहली बार सेंसस हुआ फुल, लेकिन एक पार्शियल सेंसस भी हुआ था कंडक्ट, वो हुआ था 1872 में। उस समय कौन थे, लॉर्ड मायो, ठीक है। तो कोई पूछे
पहला सेंसस कब हुआ था? उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो 1872 में, लेकिन सर ये कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट कब हुआ था सेंसस? 1881 में हुआ था, जिसमें वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और इसके रूट्स हम ट्रेस कर सकते हैं अपने ऋग्वेदा से, अर्थशास्त्र से और एनी एक्वरी से, ठीक है। और सेंसस जो है हर 10 साल में होता है सर, ठीक है। 1949 के बाद क्या हुआ? तो सेंसस कंडक्ट करता है, कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये सेंसस कंडक्ट करता है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, समझ रहे हैं? अब क्या है? द लास्ट सेंसस was held in 2011 and while the next will be held in 2021, समझ रहे हैं? और ये इंडिया का 16th इंडियन सेंसस है, लेकिन इसको भी हमने डिले कर दिया है, कब तक? 22 तक। यही न्यूज है, सिंपल। सेंसस क्या होता है सर? जो लोग अभी सोच रहे हैं सेंसस क्या होता है, सेंसस कुछ नहीं होता है सर। टोटल कितने लोग हैं इंडिया में, उनकी जनगणना करना, उसे हम सेंसस कहते हैं, समझ रहे हैं? टोटल कितने लोग हैं इंडिया में, उनकी जनगणना करना, उसे हम सेंसस कहते हैं। तो सेंसस को हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देख लिया, मेडिवल हिस्ट्री में देख लिया और मॉडर्न हिस्ट्री में देख लिया। तीनों के सेंसस के बारे में हमने देख लिया। सेंसस होता क्या है ये हमने पढ़ लिया, किसके अंडर होता है ये हमने पढ़ लिया, और कितनी बार हुआ है ये हमने पढ़ लिया। तो इस न्यूज को बेसिकली हमने पूरा कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके बारे में बताऊंगा सर। ये मन की बात एक प्रोग्राम आता है, मैं ऑल इंडिया रेडियो में, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको पक्का देखिए सर, क्योंकि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पक्का उठाता है। चाहे उनकी स्पीच 2 मिनट की भी हो सर, लेकिन उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके क्वेश्चन उससे फंस सकते हैं। तो पहले मैं मोदी जी ने आकाशवाणी में क्या कहा उसके बारे में बताऊंगा, देन मैं ये न्यूज कवर करूंगा। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सर, इशू और इशू और इशू 3 कॉन्टेनियस, इसका मैं आप बैकग्राउंड बात कर लेते हैं, जो लोग भूल चुके हैं उसके बारे में। 3 फार्म बिल्स, ठीक है, 3 फार्म बिल्स जो कि गवर्नमेंट लाई थी, उनके नाम मैं बड़े इजी वे से बता रहा हूं आपको। जो लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ वो जान लें कि पहला था आपका इसको लेकर कि अपना सामान मंडी से मंडी में जाना जरूरी नहीं है, मतलब किसान अपना सामान कहीं भी बेच सकता है। दूसरा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को जो है वो स्क्रैप कर दिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्क्रैप कर दिया। तीसरा था सर आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको अलाउ कर दिया। अब इसमें क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो ले चुका हूं जिससे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लेक्चर लिया है। जो लोग उसके बाद में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, जितना आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लोग मेरा वो लेक्चर को रेफर करें। बाकी लोग जो जानते हैं वो मेरे साथ आगे बढ़िए। अब क्या है सर, इसमें ये 3 बिल थे, फार्मर्स को ये बिल पसंद नहीं आए और जगह जगह क्या हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। किसी की डिमांड थी, ये बहुत हेस्टीनेस में पास हुए हैं, डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है। और जो है कह सकते हैं कि आप फार्मिंग को मोनेटाइज कर रहे हैं, कुछ बड़े लोगों के हाथ में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट शुरू हो गए सर। अब फार्मर्स की डिमांड थी 4, फार्मर्स की डिमांड थी 4। पहली डिमांड थी इन 3 को करो रिपील, पहली डिमांड थी इन 3 बिल को करो आप रिपील, मतलब इनको खत्म करो। दूसरी डिमांड थी सर फार्मर की कि सर ऐसा करिए, आप पहले हमें लिख के दीजिए एमएसपी रिटर्न में कि एमएसपी जो है रहेगी, आश्वासन दीजिए हमें रिटर्न में कि एमएसपी जो है वो रहेगी। दूसरी चीज सर, तीसरी चीज कहा जो स्टेबल बर्निंग था आपका, जो आपका स्टेबल बर्निंग था, जो ये हम पराली जलाते हैं जो आखिरी में बचती है, जलाते हैं क्योंकि सर इसको खेतों से उठाने में और आगे ले, हम भले ही इसको कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट में या बहुत जगह इसका यूज हो सकता है, लेकिन समझिए किसान अपने खेतों से पराली उठाएगा, उसमें उसका अलग खर्चा होगा, टाइम अलग वेस्ट होगा। सबसे इजी क्या है, एक माचिस की तिल्ली, उससे आग लगा दो, उससे क्या होगा, जमीन में मैन्योर या खाद भी आ जाएगी थोड़ी सी, समझ रहे? तो ये किसान करता था। इससे क्या होता था, कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है दिल्ली में पोल्यूशन का, जो कि क्या होता है ठंडियों में होता है, और जिससे कि हम देखते हैं फिनोमेना कौन सा, टेम्परेचर इन्वर्जन का। अब आप लोग पूछेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, मेरी ज्योग्राफी क्लास में मैंने वीडियो लिया है 20 मिनट का, वो देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता था कहां, दिल्ली में। चौथा क्या है सर, चौथा यह है कि जो इलेक्ट्रिकल सब्सिडी है वो मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। तो ये 4 कुछ डिमांडें थी फार्मर्स की, ठीक है, ये 4 डिमांडें आपकी फार्मर्स की थी जिसपे काम चल रहा था। अब क्या हुआ, डिफरेंट राउंड ऑफ टॉक्स हुई, कितने राउंड की टॉक्स हो गई इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं है,
डिफरेंट राउंड ऑफ टॉक्स होती रही गवर्नमेंट और फार्मर्स यूनियन के बीच में, गवर्नमेंट एंड फार्मर्स यूनियन के बीच में, एंड गवर्नमेंट एंड फार्मर्स यूनियन के बीच में, जो कि पेपर कहता रहा। लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या आया अभी तक? स्टेबल बर्निंग, जिसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया था, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस से हटा दिया है, जो कि पनिशेबल था। एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें स्टेबल बर्निंग जो था एक क्रिमिनल ऑफेंस था, इसको रद्द कर दिया। एक डिमांड मान ली सर। दूसरी, इलेक्ट्रिक सब्सिडी। हम करते क्या है कि इलेक्ट्रिक सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को, जो कॉर्पोरेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसे हम महंगी देंगे, फार्मर को सस्ती देंगे। समझ रहे? तो इससे क्या हुआ, सरकार ने कहा नहीं, हम इलेक्ट्रिक सब्सिडी जो है फार्मर्स को मिलती है उसे हम हटा रहे हैं। अगर स्टेट चाहे, अभी तो फार्मर उतना ही पे करेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जितना पे करते हैं बाकी लोग, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाद में आधार कार्ड के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकती है, कहां? फार्मर्स के अकाउंट में। ये कहा गया। तो फार्मर्स कह रहे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बाद में हमें देगी नहीं, या उनको ऑलरेडी फंड नहीं है, तो ये डिमांड भी थी कि ये दोबारा से मिले। ये डिमांड मान ली। बची क्या? ये और ये। अभी तक ये डिमांडें मानी नहीं गई हैं, अभी तक ये डिमांडें मानी नहीं गई हैं। प्रोटेस्ट भी अभी तक पीसफुल चलता हुआ आ रहा था, प्रोटेस्ट भी अभी तक पीसफुल चलता हुआ आ रहा था। लेकिन वो बैक डे जो कहते हैं वो आया आपका कब? 26 जैन को। फार्मर्स यूनियन कह सकते हैं, पॉलिटिकल कमांडोज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक आइडियोलॉजी, खालिस्तान आइडियोलॉजी कह सकते हैं आप, ठीक है, या आप कह सकते हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है, या हम कुछ टेररिस्ट कह सकते हैं। जो भी थे सर, जो भी थे, जो 26 जनवरी को हमने विटनेस किया, वो हमारे देश के इतिहास में एक काला दाग बन के रहेगा। एक फोटो जो मैं हमेशा लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है, मैं तो आपसे कहूंगी ये फोटो मैं अपने अकाउंट से कभी हटा भी नहीं पाऊंगा, आप मुझे एक मिनट दीजिएगा। हर एक फोटो जो मैं अपने साथ शेयर करता हूं लोगों के साथ में, ये फोटो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर। मतलब 26 जनवरी को जो मंजर था वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और वो देखे लायक तो सच्चाई था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आप एक मिनट दीजिएगा, खुल रहा है, थोड़ा समय लगाएगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये देखिए, ये वो मंजर था सर, ये वो मंजर था। अब मुझे आप बताइए, ये कौन है? ये कौन है? मैं इसे टेररिस्ट कहूं, मैं इसे एंटी सोशल एलिमेंट कहूं, मैं इसे फार्मर्स यूनियन का एक सिपाही कहूं, या मैं इसे फार्मर कहूं, या मैं इसे एक पॉलिटिकल कमांडो कहूं? अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर? हम फौजी लोग जो होते हैं झंडे को 1 इंच नीचे नहीं आने देते सर, उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और यहां देखिए कि एक झंडा जो कि किसी रिलीजन का है या जो किसी आइडियोलॉजी का है, वो हमारे झंडे से ऊपर है, और ये एक ऐतिहासिक फोटो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई है। समझ रहे हैं? तो वो दिन शुरू हुआ 26 जनवरी से, जब वो काला दिन आया, जब फार्मर्स यूनियन ने वादा किया था कि रिपब्लिक डे परेड के बाद जब सेरेमनी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो किसने भी किया वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ वो गलत हुआ। इसने पूरे देश की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। उसके बाद क्या हुआ सर? वही फार्मर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर आपको, वही फार्मर्स अगर कहीं बैठ के दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए थे, अगर वो वहां पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो उनकी सहायता कर रहे थे, जो आस पड़ोस के लोग थे वो उनकी सहायता कर रहे थे। लेकिन जब 26 जनवरी को जो हुआ, एक आम आदमी, सर कोई भी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, देश प्रेम सबके अंदर है सर। आज भी मैं अगर कहूं कि हमारे बॉर्डर में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और हमारे देश वासियों से कहा जाए कि आप जाके जंग लड़िए, तो सर कोई भी ऐसा नहीं होगा जंग लड़ने नहीं जाएगा सर। हम कितने भी अलग हैं, कितने भी रिलीजन है, लेकिन अगर बात देश की आती है सर, तो हम सब लोग साथ मिलके देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन जो यहां विटनेस हुआ वो गवारा नहीं था सर, और इससे क्या हुआ? फार्मर्स का लोकल सपोर्ट ही चला गया। वही लोग जो पहले फार्मर्स को प्रोटेस्ट में साथ दे रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे, आज वही लोग फार्मर्स को कह रहे हैं कि हमारी लोकेलिटी से या हमारे एरिया से आप अपना जो प्रोटेस्ट है वो हटाइए, हमें लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? और कोई भी प्रोटेस्ट लोकल सपोर्ट के बिना सफल नहीं हो सकता। ये थी यहां तक की कहानी। और एक आखिरी नंबर जिसमें आप लोगों का ध्यान जाता भी नहीं होगा, मैं एज आर्म फोर्सेज मेंबर, मुझे पता है सर, 395 दिल्ली पुलिस पर्सनल, डीपीपी पर्सनल जो है
395 वो घायल हुए, इनके भी घर वाले हैं सर, ये लोग घायल हुए थे, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था सर। और इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे फार्म्स यूनियन ने जो है अपना आंदोलन वापस खींचा, लेकिन कुछ लोग आंदोलन करते रहे और लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है। लेकिन अभी जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। अब फार्मर्स कहते हैं अब सेंटर ने क्या किया है, अब सेंटर सर क्रैकडाउन करेगा। और सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने अलग अलग जगहों पे इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया है, पानी और इसकी सप्लाई भी बंद कर दी है, समझ रहे हैं। टेट फॉर टैट का सिनेरियो है सर। अगर आप देश की एकता अखंडता पे आंच पहुंचाएंगे सर, तो देश या सरकार रिएक्ट करेगी। और यहाँ वही हो रहा है, सेंटर ने नेट बंद कर दिया है, प्लस जो भी सुविधाएं होती हैं वो रोक दी है, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है सर ढंग सा, और फार्मर्स कह रहे हैं एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाइए हमारे लिए, तभी टॉक्स जो है रिज्यूम हो सकती है, ठीक है। और ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया है सर, सैडेंड बाय इंसल्ट टू ट्राई कलर। वही नहीं सर, इस देश का हर एक नागरिक, इस देश का हर एक नागरिक जो इस देश में रहता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम आपस में कितनी लड़ाई करते हैं सर, लेकिन अल्टीमेटली जब देश की बात आती है सर, तो हम लोग साथ खड़े होते हैं। और ये जो है ये गवारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। मैं मोदी जी की स्पीच में आया था सर एक बार, जिन्होंने स्पीच दी थी। पहले स्पीच की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पीएम मोदी जो है, इन्होंने कभी भी फार्मिंग के बिल को लेकर नहीं बोला। इतना प्रोटेस्ट हुआ, इनके बिहाफ में अलग अलग लीडर्स गए और इन्होंने कभी बिल के बारे में नहीं बोला। अब आप कह सकते हैं ये साइलेंस था, ये अच्छा था देश के लिए, या ये हानिकारक था, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आफ्टर ऑल ही इज द पीएम ऑफ द कंट्री, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इनको बढ़ के आगे आना चाहिए था। शायद इनकी बातें सुन के फार्मर्स यूनियन समझते बात को। चलिए, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, इन्होंने कसम खाई है कि ये फार्मिंग को करेंगे मॉडर्नाइज। और ये 3 फार्म बिल्स हैं, ये बेसिकली फार्मिंग को मॉडर्नाइज ही करना चाहते हैं। और उन्होंने सीधे कहा है, द कंट्री वाज सैडेंड बाय द इंसल्ट ऑफ द ट्राइकलर ऑन January 26 in Delhi. In times to come, we have to infuse new hope and novelty. Last year we displayed extraordinary patience and courage. This year too, we have to work hard to obtain our resolve. We have to take our country forward at a faster pace. ठीक है। बाकी उन्होंने क्या कहा है, ब्रेकिंग इज साइलेंस, साइलेंस तोड़ी है सर। जो वेंडलिज्म हुआ है, बर्बरता जो हुई है, एक्ट ऑफ बार्बरिज्म जो हुआ है रेड फोर्ट में ऑन रिपब्लिक डे, जहां से खड़े होकर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री साहब स्पीच देते हैं, उस जगह पे जहां से खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री साहब 15 अगस्त को स्पीच देते हैं, वहां पर जो है फार्मर का जो प्रोटेस्ट हुआ, जो वेंडलिज्म हुआ रेड फोर्ट में, उन्होंने कहा जो कंट्री है इससे बहुत दुखी है। और वाकई में है सर, मैं तो हूं एज एन इंडिविजुअल, जो देश से प्यार करता है सर वो दुखी है। और जो उनका पहला रेडियो पॉडकास्ट आया मन की बात 2021 का, इससे ज्यादा गवर्नमेंट कमिटेड है इन चीज में, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में, और इसके थ्रू हम स्टेप ले रहे हैं। इन्होंने इतना कहा बिल के बारे में। इसके बाद इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की वैक्सीन को लेकर। हम अभी मेड इन इंडिया में 2 वैक्सीन की बात करते हैं, एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। और इससे क्या होता है, हम सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और आत्मगौरव की बात भी इसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बात की इंडियन टीम की, जो गांव में जीती थी टेस्ट मैच, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, उसकी बात की, तारीफ की, और कहा इस साल भी हमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा आंकड़ा है, उन्होंने कहा है अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को हम वैक्सीनेशन दे चुके हैं 15 दिन में। समझिए, 30 लाख लोगों को हम 15 दिन में वैक्सीन दे चुके हैं, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं यूएसए से, तो समझिए यूएसए में ये आंकड़ा देने में लग गए थे 18 डेज, और कहां पर, और यूके में ये आंकड़ा देने में लग गए थे 36 डेज। तो आप, मैं इंडिविजुअल सरकार की कितनी बुराई करूं, कितनी पॉलिसी के बारे में बोलूं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर सरकार का डेवलपमेंट जो है वो अनपैरेलल्ड है, जैसे कि ये। मुझे अब भी याद है मंथ ऑफ अप्रैल या मार्च, आप कह सकते हैं लास्ट मार्च या अप्रैल में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमारे पास सिर्फ एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, जो थी एनआईवी पुणे। जो लोग फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, हमारे पास सिर्फ एक लेबोरेटरी थी सर कोरोना वायरस का
टेस्ट चेक करने के लिए। केसेस एकदम सर्ज हुए एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और बहुत ही जल्दी हम लोगों ने ये एक लेबोरेटरी को अराउंड 26 लैब्स में कन्वर्ट किया। समझ रहे हैं? तो सर ये एक अचीवमेंट है। जिस देश में एक लेबोरेटरी थी 3 से 4 महीने में वहां पर हमने 300 लैब्स को ओपन किया, या हमने कन्वर्ट किया कोरोना की टेस्टिंग पे, अपग्रेड किया। अल्टीमेटली बहुत अच्छी बात थी। एक टाइम पे हम अराउंड 1000 टेस्ट करते थे सर पर डे। एक टाइम पे हम लोग अराउंड शुरू इनिशियल में 1000 टेस्ट करते थे पर डे में, आज हम करते हैं सर 14 लाख टेस्ट पर डे। ग्रेट अचीवमेंट। ये वो अचीवमेंट है जो कभी भी आप अपने एग्जाम्पल में पब्लिक हेल्थ को लेकर लिख सकते हैं, या पब्लिक हेल्थ इनोवेशन को लेकर लिख सकते हैं। एग्जामिनर इसको आपको देख के खुश भी होगा। ये कुछ ऐसे अचीवमेंट है, अनप्रेडिक्टेड अचीवमेंट्स हैं जो कि हमारे लोगों ने किए हैं, और हमें इस पर प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सर क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जी सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है मन की बात में होती है रेडियो ब्रॉडकास्ट में, उसमें सर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल साइट करते हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल जो है साइट करते हैं। तो इन्होंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं सर, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बात की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात की है किसकी, एक मिनट दीजिएगा, मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे एक सेड मन की ब्रॉडकास्ट ने कहा, mentioned the vegetable market at Bovenpally in Hyderabad, which was generating electricity from vegetable waste। मतलब वेजिटेबल वेस्ट से वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब इस न्यूज को हम यहां देखते हैं। गार्बेज टू पावर प्लांट इन वेजी मार्केट गेट्स पीएम पेट, मोदी मेंशंस बायोमिथेनेशन यूनिट इन हिज एड्रेस, राइट। वर्कर्स बीडी, अभी है क्या, Prime Minister Narendra Modi during his Mann Ki Baat address for the year made a mention to the garbage to power plant being commissioned inside the Dr. Ambedkar Agriculture Market in Bovenpally. Vegetable and fruit waste is used to generate power to the extent of 500 units a day and 30 kilo of green manure at the plant। 500 यूनिट बिजली हम बनाते हैं, वेजिटेबल के जो बचता है, जो खराब वेजिटेबल होता है उसके वेस्ट से हम बनाते हैं 500 यूनिट बिजली, और 30 किलो क्या ग्रीन मैन्योर। दिस इज डन बाय मेकिंग यूज ऑफ 10 टन्स ऑफ लेफ्ट ओवर मार्केट वेस्ट। तो 10 टन जो मार्केट वेस्ट लेफ्ट ओवर होता है उससे हम करते हैं, एंड द पावर जनरेटेड इज बीइंग यूज्ड टू लाइट अप द मार्केट एंड आल्सो रन द कैंटीन इन द प्रेमिसेस, enabling the market committee to make substantial savings in power bills। अब आप एक ऐसी चीजों से बिजली बना रहे हैं जो कि वेस्ट है। 10 टन ऑफ अनाज मार्केट में रोज वेस्ट होता है, उससे आप अराउंड 500 यूनिट की बिजली बना रहे हैं, और 500 यूनिट की बिजली जो है बना रहे हैं, और 30 किलो ग्रीन मैन्योर बना रहे हैं प्लांट में। उससे क्या होगा, जो आपकी मार्केट है, कैंटीन है, वो फ्री बिजली प्रोवाइड करेगी। उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आएगा। ठीक है, अब द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT, CSIR की फुल फॉर्म सर क्या होती है बताइए मुझे। पर इन्होंने जो है पैक्ट साइन किया है, हैज डिजाइन एंड पेंटेड द हाई रेट बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर AGR फॉर दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड तेलंगाना गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी। तो सर ये आपका गैस लिफ्ट रिएक्टर जो बनाया हुआ है, जो प्रोसेस है बेसिकली, ये बात कर रहा है इस प्रोसेस की, उसको हम गार्बेज को पावर प्लांट मतलब पावर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या बनाया है, एक हाई रेट बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया हुआ है एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर, जो कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका एड्रेस किसने किया सर, इसका एड्रेस किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि एक जगह है आपकी हैदराबाद में बोवेनपल्ली में, जहां पर वेजिटेबल मार्केट जो वेस्ट होता है उससे वो बनाते हैं बिजली, जो कि 500 यूनिट होती है। इन्होंने पहला एग्जाम्पल जो है साइट किया है। चलिए दूसरा इन्होंने कहा है ग्राम पंचायत इन पंचकुला, ग्राम पंचायत इन पंचकुला हरियाणा में विच यूज वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन। वो जो वेस्ट वाटर होता है वो इरिगेशन के लिए करते हैं। वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग डिस्ट्रिक्ट, वहां क्या करते हैं, वो बनाते हैं इको फ्रेंडली पेपर। वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, एक ऑल वुमेन क्रू ऑफ एयर इंडिया कमांडिंग द लॉन्गेस्ट फ्लाइट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलोर। तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। तो आमतौर पर क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मन की बात में ये अचीवमेंट जो है ये हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो यकीन मानिए सर ये इंपॉर्टेंट है,
कहूंगा लोगों को यकीन नहीं आएगा, या कुछ लोग कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोदी जी कुछ भी कह रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल साइड कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हमने बात की बोगनविले की एक मार्केट की, वेजिटेबल मार्केट की, जो कि 10 टन्स ऑफ वेजिटेबल वेस्ट से जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमने हरियाणा के पंचकुला की बात की, जो वेस्ट वाटर से इरिगेशन कर रहे हैं। हमने अरुणाचल में तवांग की बात की, जहां पर वो इको फ्रेंडली पेपर बना रहे हैं। हमने ऑल वुमेन क्रू की फ्लाइट की बात की एयर इंडिया की, जो कि लॉन्गेस्ट फ्लाइट होती है सैन फ्रांसिस्को से इंडिया के लिए या बेंगलुरु के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने मोदी जी बहुत सडन थे, जो कि हुआ आपका 26 जनवरी को। इसके अलावा इन्होंने कोरोना की भी तारीफ की है। चलिए, ये हमारा खत्म हो गया। चलिए मोदी जी से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या है सर, इंडिया डिलीवर्स 2 क्रेन्स टू और छाबार। इंडिया ने छाबार को 2 क्रेन्स दी है। समझिए सर, इंडिया और छाबार का रिलेशनशिप ऐसे है, इंडिया और छाबार पोर्ट जो आपका ईरान में है। छाबार पोर्ट सर कहाँ है, वो आपका ईरान में है। बेसिकली छाबार हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, छाबर जो भी सा प्रोनाउंसिएशन होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है सर, पहला तो क्या है ना, ये हमारा एक्सिस है टू सेंट्रल एशिया। अब सर सेंट्रल एशिया में पूछेंगे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अब आप पूछेंगे सेंट्रल एरिया सर कौन सा एरिया है, तो सेंट्रल एशिया जो आपका एरिया है उसमें सर आता है उज्बेकिस्तान, ठीक है, उसमें आता है तुर्कमेनिस्तान, उसमें आता है किर्गिस्तान, उसमें आता है कजाकिस्तान, और उसमें आता है तजाकिस्तान। ठीक है, 5 कंट्रीज आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर बल्ब किसका होता है, नेचुरल गैस यहाँ बहुत होती है, और कह सकते हैं यहाँ पर आपका बायोफ्यूल भी बहुत होता है। ठीक है, अब एक्सिस टू सेंट्रल एशिया हमारा हैम्पर कर गया था, क्यों, ये हमारी बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। अब हमें अगर सेंट्रल एशिया में घुसना है तो हम यहां से जाएंगे ईरान, ईरान में छाबार पोर्ट से हम सेंट्रल एशिया घुसेंगे। ठीक है, रफ मैप है, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर यहां से हम डायरेक्ट व्यापार इसलिए नहीं करते, पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते, इनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, और अफगानिस्तान में यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, तालिबान का इन्फ्लुएंस है, तो ये दोनों रास्ते हमारे लिए यहाँ पर बंद हो गए। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रास्ता जो है वो बनता है छाबार से हम सेंट्रल एशिया से जो है लिंक हो सकते हैं। अब छाबार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है, और इसी के तौर पे जो हमने एक डील की थी इनसे, उसके तौर पे उन्हें हमने 2 क्रेन जो है वो डिलीवर की है। ठीक है, अब सर छाबार और इंडिया की दिक्कत यह है कि अगर यूएसए और ईरान के बीच में संबंध अगर अच्छे होते हैं तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों, क्योंकि इंडिया ने छाबार में हैवी इन्वेस्ट किया है, और इंडिया जो है छाबार जो है इसका एक पोर्ट जो है डेवलप कर रहा है। समझ रहे, अगर इसका एक पोर्ट डेवलप कर रहा है तो इंडिया चाहता है कि यूएसए और ईरान के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो, जिससे इंडिया ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर सके और वहां से एक ट्रेड कर सके, और सेंट्रल एशिया से इंडिया बहुत आसानी से यूरोप में भी एंटर कर सकता है। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट छबार हमारे लिए, मतलब अभी तो मैंने कहानी पूरी खोली भी नहीं है, छबार की इंपॉर्टेंस इतनी है कि छबार से हम जा सकते हैं कहाँ, सेंट्रल एशिया। ठीक है, छबार से हम जा सकते हैं सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से हम पहुंच सकते हैं कहाँ, यूरोप। समझ रहे, ये रास्ता हमारा ऐसा है, हम यहां से यहां आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहीं से पहुंच जाएं तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक सारी इंट्रोडक्शन, बाकी हमने जो पीपीटी तैयार की है उसमें देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है सर, इसका कॉन्टेक्स्ट यह है, इंडिया ने 2 140 टन क्रेन्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग इक्विपमेंट टू द ईरानियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान, जो कि मई 16 में साइन हुआ था, फॉर 85 मिलियन टू इक्विप एंड ऑपरेशनलाइज द छाबार पोर्ट। ये एक हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था किससे, ईरानियन गवर्नमेंट से, कब, मई 2016 में। किस लिए, हम इक्विप करेंगे और ऑपरेशनलाइज करेंगे किसे, छाबार पोर्ट को। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान साइन इन मई 16 फॉर 85 मिलियन। ठीक है, अब क्या है, द इवेंट अमिड टॉक्स विद इरानियन अथॉरिटीज सिंगल्स अप पुश्ड द छाबार पोर्ट प्रोजेक्ट which was falling due to US sanctions। यूएस के सैंक्शंस थे, उसकी वजह से रुका हुआ था। और छाबार रेल प्रोजेक्ट है, आप समझ पढ़िए, कुछ चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं सर, कुछ आप भी कर सकते हैं। जैसे एक है छाबार रेल प्रोजेक्ट, इससे इंडिया को बाहर कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि इनका कहना है इंडिया जो है डिले कर रहा था, और इंडिया का डिले क्यों किया, क्योंकि यूएस के सैंक्शंस थे। इंडिया डिले क्यों कर रहा था,
क्योंकि यूएस के सैंक्शंस थे। अभी इंडिया इस रेल प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया इनको क्या देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ये याद रखिएगा। मतलब हम अपना अच्छा काम मतलब जारी रख रहे हैं, हम इनको लाइन ऑफ क्रेडिट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं बस, लेकिन इस प्रोजेक्ट से हमें बाहर कर दिया है। किससे? छाबार रेल प्रोजेक्ट से। लेकिन छाबार में अभी भी हमारा शेयर है, हम छाबार डेवलप भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए यूएसए और ईरान के बीच में संबंध होना बहुत जरूरी है, अच्छे संबंध होना बेसिकली, ठीक है। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे न्यूज आपको पूरी क्लियर होगी कि हमारा छाबार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सर ये एक डेटा आया है, कह सकते हैं ये एक डेटा है, और एक डेटा किस चीज में बेस्ड है, पहले डेटा निकाला किसने देखते हैं। द डेटा इज बेस्ड ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रूरल हेल्थ सर्वे which provide details of vacancies filled at the secondary healthcare centers. Similar data for urban areas were unavailable. The study has been brought out by the Center of Justice and Law and Society at the OP Jindal Law Global School, and its chief author is Professor Deepika Jain. ठीक है, बेसिकली ये आप पढ़ लीजिए किसने निकाला है, कैसे किया है, जो कि रटने की चीजें हैं बेसिकली। अब पहले मैं बात करता हूं टर्मिनेंसी की, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना कि पहले सबसे पहले क्या था, मैं आपको पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री देता हूं, फिर हम आएंगे न्यूज में। सर ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, अभी रिसेंटली 2020 में क्या किया है कि यूनियन कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल जो है 2020 उसे पास किया है। लोकसभा से ये पास हो गया है, बजट के दौरान ये राज्यसभा के आगे भी प्लेस किया जाएगा। इस बिल ने क्या किया है, इट एक्सटेंडेड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स, making it safe for women to safely and legally terminate an unwanted pregnancy। ठीक है, इजी है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। प्रपोज्ड फीचर्स क्या है सर बिल के, इस बिल ने जो अमेंड किया है वो अमेंड किया है इस बिल ने मेडिकल टर्मिन एमटीपी कह सकता हूं मैं, एमटीपी एक्ट 1971 को इसने क्या किया है, अमेंड किया है। उसमें क्या था, उसमें खाली 20 वीक तक का था, उसमें खाली 20 वीक तक का था, और आपको 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की क्या है, सलाह लेनी है। द बिल प्रपोजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स instead of 2 or more for termination of pregnancy up to 20 weeks, and it also introduces the requirement of opinion of 2 registered medical practitioners for termination of pregnancy of 20 to 24 weeks. इसके बाद it also enhanced the special gestation limit for special categories of women which require rape victim of incest and other vulnerable women like differently able women and minors. और जो name and other categories of women whose pregnancy has been terminated shall not be revealed except to a person authorized in the law that is currently in force, right? ये तो इसके बारे में था, अभी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बेफिक्र रहिए, एक बार हम पूरा वो हो जाए। अभी देखिए इसने एमटीपी जो बिल है 2020 का, इसने 1971 के बिल को इसने मतलब क्या है रिप्लेस किया है। जो नया बिल है उसमें क्या है, उसमें ये कहा गया है सर जी कि अगर आप 20 वीक तक प्रेग्नेंट है तो आपको एक डॉक्टर की सलाह चाहिए होगी। अगर आप 24 वीक तक आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जगह इजाजत चाहिए होगी या परमिशन चाहिए होगी, 1 या 2, ठीक है। यहाँ 1 है या 2 है 24 वीक तक। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए जो है गेस्टेशन पीरियड हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे नए नए बिल में क्या है। अब बिल और क्या कहता है सर, बिल ये भी कहता है कि होता क्या है ना, बहुत सारी जो चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें क्या होती है, यूजुअली द फोटल anomaly scan is done during the 20 to 21st week of pregnancy। जब हम स्कैन करते हैं ना सर, मतलब बच्चा पेट में स्कैन करते हैं, वो 20 वीक के ऊपर ही स्कैन करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अब अगर उसके बाद हम स्कैन कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि बच्चा कुछ दिक्कत है, या हो सकता है, देखिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हम देख पा रहे हैं फोटस में उसका स्कैन करके, फोटल स्कैन से कि यार बच्चे के हाथ नहीं है, बच्चे का हाथ नहीं है, या कुछ बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस है, तो वहां पर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, सिंस जो पुराना लॉ था वो सिर्फ 20 वीक की प्रेगनेंसी को अलाउड करता था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये समझ गए आप, मतलब मेजर चेंज क्या है, मतलब मेजर चेंज जो हमने इस बिल में देखा है वो आपका क्या है, वो ये है कि 20 वीक से हमने बढ़ा दिया है कितना,
24 वीक तक। ठीक है, अब 20 वीक में हमें चाहिए एक डॉक्टर की परमिशन, 24 वीक में हमें चाहिए कितनी की, 2 डॉक्टर की परमिशन। और इसी बीच में सर क्या होता है, फोटल एनोमली स्कैन होता है। समझ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की मेडिकल टर्मिनेशन जो बिल है उसकी बात की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 की हमने बात की। अब सर न्यूज में क्या है, न्यूज ये कहता है ना, अब देखिए न्यूज आपको समझ में आ गया, अब न्यूज आपका एक चुटकी का खेल है। A panel of doctors to decide on termination of pregnancy beyond 24 weeks as proposed in the MTP bill 2020। हमने कहा एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, जो हमने कहा 2 डॉक्टर जो है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो डिसाइड करेंगे कि 24 वीक तक, 24 वीक तक क्या है कि मतलब 20 वीक तक जो है, देख लीजिए हम जो कंफ्यूज हो रहे हैं, 20 वीक तक क्या है, एक डॉक्टर है, 24 वीक तक क्या है, 2 डॉक्टर है। अब 24 वीक से अगर बियॉन्ड जाएगा, 24 वीक से ये जाएगा बियॉन्ड, यहां जाएगा मान लेते हैं, तो क्या होगा, वो यहां लिखा है, आगे की कहानी यहां पर लिखी है। अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स टू डिसाइड ऑन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स, जो कि हम कहते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस में जो होता है। हमें क्या चाहिए, पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसे डिसाइड करेंगे कि प्रेगनेंसी 24 वीक से ऊपर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या है ना सर, अब देखिए क्या लिखा है, विच विल डिसाइड बियॉन्ड 24 वीक्स इन केसेस ऑफ फोटल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, ईच बोर्ड विल हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ रेडियोलॉजिस्ट, अ सोनोलॉजिस्ट, अ पीडियाट्रिशियन एंड अदर मेंबर्स प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जब सर्वे हुआ ना सर, हमने पाया कि आधे हॉस्पिटल्स में ये पूरी संख्या है ही नहीं। यही सर्वे कह रहा है, 82% ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक एंड अदर पोस्ट आर वैकेंट। समझ रहे हैं, तो ये एक सर्वे था, इसमें ये बहुत ही आ गया कि सारी पोस्ट जो है वैकेंट है। और हम जब कोई अगर केस ऐसा आता है कि जिसमें 24 वीक्स के ऊपर जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि पैनल तो डॉक्टर्स की राय लेनी पड़ेगी। लेकिन जब पैनल नहीं बचा है तो हम राय किसकी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, आई होप ये न्यूज हमारी पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। एक छोटी सी न्यूज सर, इंटरनेशनल न्यूज है, छोटी सी है। इसमें क्या है, एक मिनट जगह पहले जरा इसको बढ़ा देते हैं एक बार, थोड़ा दिखने लायक हो जाए। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा दिखने लायक हो जाए ये। चलिए हमें अब दिख जाएगा, तो अब दिखेगा भी नहीं वैसे तो ये आपको, कोई नहीं, मुझे दिखना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, आप मेरी बस बात सुनिएगा। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, 1997 में जब हांगकांग, ब्रिटेन जो है चाइना को हांगकांग दे रहा था, 1997 में जब ब्रिटेन चाइना को हांगकांग दे रहा था, ब्रिटेन चाइना को हांगकांग दे रहा था, क्योंकि हांगकांग जो है उस पर ब्रिटिश की मोनोपोली थी, दे रहा था, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें कहा गया था कि लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी फॉर 50 years। समझ रहे हैं, मतलब कि हांगकांग की लिबर्टी और ऑटोनॉमी 50 साल तक रहेगी। ये वादा किया किसने, चाइना ने, या उसने डील साइन की किसके साथ में, ब्रिटिश के साथ में। ठीक है, अब एक और चीज कही गई है, और ब्रिटिश ने कहा कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आर फॉर्मर सब्जेक्ट। फॉर्मर सब्जेक्ट मतलब क्या है सर, मतलब कि जो पहले उनके अंडर में था उनको प्रोटेक्शन करना ब्रिटिश का हक है। मतलब इन शॉर्ट, चाइना 1997 की जो डील थी उससे जो है बेसिकली हट रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है। कोई नई बात नहीं है सर, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं कहाँ जी रहे हैं। उनको लगता है कि लड़ाई से, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे इसमें क्या होता है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं सर, कि बच्चे लड़ाई करते हैं और जो बड़े होते हैं वो डायलॉग करते हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी सड़क पर जाके लड़ाई करेंगे? नहीं सर, ये उनको शोभा भी नहीं देगा और ये एक डिग्निटी के खिलाफ हो जाएगा। मोदी जी का एक जो है हर चीज वो डायलॉग से सॉल्व करते हैं,
कोई भी इंटरनेशनल में दिक्कत आती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आती है, तो डायलॉग से हम उसको सॉल्व करते हैं। और ये आज से ही नहीं, पिछले 100 सालों से चलता हुआ आ रहा है। और चाइना पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहा है, पोस्ट प्री कोल्ड वॉर एरा में जी रहा है, जहां पर उसे लगता है कि इस टाइम पे वो एक्सप्रेशनिस्ट सोच को लेकर आगे बढ़ जाएगा। किसी दिन किसी कंट्री ने अगर ये ठान ली कि ये आर या पार की लड़ाई है और एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया, तो यकीन मानिए चाइना को भी उतना ही नुकसान होगा जितना किसी और कंट्री को होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरफेयर जिस भी कंट्री पे है या न्यूक्लियर पावर कोई भी कंट्री है, वो एक सिग्निफिकेंट डैमेज एक दूसरी कंट्री पे प्रोवाइड कर सकती है, इररिस्पेक्टिव उस कंट्री का साइज कितना है। पहले तो ब्रिटिश ने एलिगेशन लगाया है किस पे, चाइना पे, कि 1997 की टीटी जो है उसका वायलेशन कर रहे हैं, लिबर्टी और ऑटोनॉमी जो है आप छीन रहे हैं, जो आपने कहा था हांगकांग को देंगे कब तक, 50 साल तक, वो आप छीन रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि कोई भी बंदा हो, कोई भी सिटीजन है, एनीवन विद अ ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट जो है, जिसके पास भी ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, वो ऑनलाइन जो है वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है ब्रिटेन के लिए, और अगर ब्रिटेन में वो 5 साल के लिए रहता है तो उसे ब्रिटिश की नागरिकता मिल जाएगी। समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एलिजिबल पर्सन कैन वर्क इन यूके, सीक सिटीजनशिप आफ्टर 5 years। मतलब जिसके पास भी ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, वो ब्रिटिश वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, और जब वो ब्रिटिश वीजा के लिए अप्लाई करेगा, ब्रिटेन में जाएगा, तो ब्रिटेन में क्या होगा, ब्रिटेन में उसे क्या होगा, 5 साल अगर वो रहता है तो वो और उसका डिपेंडेंट जो उसके हैं, वो लोग क्या वहां के परमानेंट नागरिक बन जाएंगे। ब्रिटिश बेसिकली अपने जो फॉर्मर सब्जेक्ट है उसे जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, जो एज पर दी ट्रीटी था। चलिए, और ये इसलिए कर रहा है कि पिछले कुछ एक साल में आप देख रहे हैं कि चाइना जो है हांगकांग पे बहुत ज्यादा जो है शिकंजा कह सकते हैं कस रहा है। एक नया सिक्योरिटी लॉ वो लेके आए थे, जिससे कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, एयरपोर्ट ब्लॉक हो गए थे सर, ठीक है, तो याद, और फ्लाइट्स भी हमारी इंडिया से कैंसिल हो गई थी वहां हांगकांग तक, ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। आप कुछ पहले का जो इंसिडेंट वो फॉलो कीजिए, देन विल कम टू नो कि क्या क्या वहां हुआ था स्टेप बाय स्टेप। अभी की न्यूज आई गेस क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, सिंस बीइंग फ्रॉम आर्म फोर्सेस, न्यूज मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इस न्यूज का तो आप देखिए, हुआ क्या ना, बम ब्लास्ट हुआ इजराइल एम्बेसी के बाहर। इट वाज अ मिनी बम ब्लास्ट, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी, मिनी आईडी ब्लास्ट हुई। डैमेज नहीं हुआ किसी को, बट प्रॉपर्टी थोड़ी डैमेज हुई। चलिए, ठीक है। फिर एक मिला लेटर में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, जिसका नाम कभी सुना नहीं गया था, उसका नाम था मुजाहुल हिंद, अगर मैं सही हूं, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा एक बार, इसका नाम था मुजाहुल हिंद, ठीक है, थोड़ा बार नाम को चेक कर लीजिएगा। लेटर में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया इस अटैक को, उसका नाम था मुजाहुल हिंद, और यकीन मानिए फोर्सेस कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये नाम कभी भी किसी ने नहीं सुना। और लेटर में मेंशन किया गया था 2 लोगों का, ईरान के, जो कि मार्टर्स है, जैसे कि कासिम सुलेमानी, एक नाम था कासिम सुलेमानी और दूसरा नाम था मोहसिन फखरुजादे। ये एक साइंटिस्ट थे और कासिम सुलेमानी उनके कमांडर थे। इन दोनों को मारने का आरोप जो है ईरान ने लगाया था किस पे, इजराइल पे, और यही कह सकते हैं कि इन्होंने बेसिकली जब इनका नाम मेंशन किया तो ये साफ क्लियर हो गया कि उनके मेन टारगेट था इजराइल एम्बेसी। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, ना ही न्यूज में हम सुन रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सर, बेसिकली क्या है। जितने भी ईरानियन इंडिया में आए थे, सबको जो है सबके बयान नोट हो रहे हैं, और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इजराइल ने आश्वासन दिखाया है कि उन्हें इंडिया की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है। कल का बयान आप चेक कीजिएगा, और अगर वो चाहेंगे, अगर इंडिया चाहेगी, तो उनके साथ हम इन्वेस्टिगेशन में साथ में हम एक कॉर्डियल वे में साथ में इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। बाकी अब इस न्यूज में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इस न्यूज में कहा है कि एक लो इंटेंसिटी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट हुआ था 29 जनवरी को, अभी वो कवर किया गया है। अब द लेटर रिटन इन इंग्लिश वाज एड्रेस्ड टू द टेररिस्ट और द डेवल ऑफ टेररिस्ट नेशन, द डेवल ऑफ टेररिस्ट नेशन। टेररिस्ट नेशन कौन सा, इजराइल, और डेवल मतलब राक्षस है उस नेशन का। किसको कहा गया है, रॉन माल्का। रॉन माल्का कहाँ है, रॉन माल्का है कौन, ये इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया है। रॉन माल्का कौन है, ये इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया है, ठीक है।
इनके लिए कहा गया है डेविल ऑफ टेररिस्ट नेशन, वो एड्रेस, वो लेटर ने एड्रेस किया है। लेटर में बहुत सारी जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स है और उसमें ये भी कहा गया था ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, ठीक है। और मिस्टर मालका का कल बयान सुनिएगा सर आप, मतलब इतने बढ़िया आदमी थे ये, आपके ख्याल से यही है जो खड़े हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो है वो खड़े हैं, तो मिस्टर मालका है, इन्होंने कल बयान दिया और इससे इंडिया और इजराइल रिलेशनशिप जो है आपस में और भी मजबूत होते हैं। इनका अगर आप इनका इंटरव्यू सुनेंगे कल का, मैंने कल क्लास ली थी उसमें भी लिखा गया था, एक बार आप भी देखिएगा, या आपके पेपर में जो कल का हिंदू का पेपर है उसमें इनका इंटरव्यू था, वो आप देखिए इन्होंने दिया है, वो दिखाता है आपको कि कहीं ना कहीं इजराइल और इंडिया के रिलेशन कितने गहरे हैं और वो आसानी से उनकी बुनियादें कोई भी नहीं हिला सकता, समझ रहे। तो मिस्टर मालका का आप जो है बयान देखिए, कल का इनका कल का इंटरव्यू देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक और न्यूज है हम पे। एक न्यूज क्या है, एक आईआईटी स्टूडेंट थे, सॉरी एक बीटेक स्टूडेंट थे बेंगलोर के शायद, उन्होंने एक आरटीआई डाल दिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक न्यूज थी ना, आपने कहा न्यूज हम बात करें, न्यूज की बात करें तो कर्नाटक में सीआरपीएफ यूनिट का एक विंग का, मतलब सीआरपीएफ यूनिट का हमने उद्घाटन किया है, ठीक है। ये उद्घाटन कहां पर हुआ है, ये भद्रावती के इवेंट भद्रावती में हुआ है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जो वहां पर एक मिनट, ठीक है रुकिए, तो फाउंडेशन स्टोन था, ठीक है, जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी थी वहां पर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ था, समझिए। सीआरपीएफ यूनिट का उद्घाटन हुआ भद्रावती में, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जो फाउंडेशन सेरेमनी थी, जो उसका फाउंडेशन स्टोन था, उसमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ था। तो एक बीटेक स्टूडेंट थे गौतम गणेश एमएच, अ बीटेक स्टूडेंट इन बेंगलोर, उन्होंने आरटीआई अप्लाई की और बोला कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ फॉलो नहीं की गई है। उन्होंने आरटीआई डाल दी, उन्होंने कहा 3 लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पर फॉलो नहीं गई है। इसका रिप्लाई आया हमारे मिनिस्ट्री से, इसका रिप्लाई आया हमारी मिनिस्ट्री से और मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, आपको याद होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या है, 6th एडिशन लक्ष्मीकांत के, ये 65th पेज में जो है ये दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो पता होना चाहिए प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या कहता है एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 क्या कहता है। इसके प्रोविजन से ये होता है कि सेंटर में सिर्फ बाइलिंगुअल पॉलिसी अप्लाई होगी, कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऑल द ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर बाइलिंगुअल पॉलिसी ही अप्लाई होगी, समझ गए। तो इस आरटीआई का जवाब दिया है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफेंस में। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं लिख देता हूं, आप प्लीज को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अगर चाहे तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं सर, हुआ क्या, जब इंडिया आजाद हुआ ना तो हमने क्या डिसाइड किया, मैं आपको हिंट देता हूं, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। 1950 से 1965 तक हमने ये फैसला लिया, ठीक है, कि 15 साल तक जो इंग्लिश लैंग्वेज है यही यूज होगी हर ऑफिशियल पर्पस के लिए, जिसके लिए वो 1950 से पहले यूज होती थी, समझ रहे। मतलब इस दौरान हम इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करेंगे हर ऑफिशियल पर्पस के लिए, जिसके लिए वो इससे पहले यूज होती थी। चलिए इतना समझ में आ गया, चलिए इंग्लिश का इतना यूज समझ में आ गया। फिर क्या किया हमने, कहा लेकिन हम 5-5 साल के गैप में कमीशन बनाएंगे, हम 5-5 साल के गैप में कमीशन बनाएंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि हिंदी को प्रमोट कैसे करें और धीरे धीरे इंग्लिश को बाहर कैसे करें, समझ में आ रहा है। हम 5-5 साल के गैप में कमीशन बनाएंगे और ये कमीशन ये देखेगी कि इंग्लिश को कैसे प्रमोट करें और धीरे धीरे इंग्लिश का यूज कम कैसे करें, मतलब हिंदी को कैसे प्रमोट करें और इंग्लिश का यूज कैसे कम करें। फिर 55 में क्या हुआ, 55 में हमारा बना एक, क्या बना 55 में, हमने कमेटी बनाई, ठीक है, हमने कमेटी बनाई ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, मैं हिंदी मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन OLC हमने बनाई, किसकी अध्यक्षता में, BG खेल साहब की अध्यक्षता में हमने बनाई अपनी क्या, OLC ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की कब, 1 साल बाद 1956 में। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसके बाद ये है अपना, ये आया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट
1963 आया। इसमें कहा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों यूज होंगी फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पस इन सेंटर। देखिए मैंने थोड़ी कहानी का बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है, बाकी सर आपको ही पढ़ना पड़ेगा, यकीन मानिए। बैकग्राउंड ये था कि 1950 से 1965 के बीच में हमने डिसाइड किया कि हम इंग्लिश का ही यूज करेंगे और ऑफिशियल पर्पस में, जो कि 50 से पहले अंग्रेजों के टाइम पे यूज होता आ रहा था। लेकिन हमने ये भी डिसाइड किया कि हर 5-5 साल के बाद एक हम ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाएंगे जो कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और रिपोर्ट में ये होना चाहिए कि हिंदी को धीरे धीरे कैसे प्रमोट करें और इंग्लिश का यूज कैसे कैसे कम करें, ये डिसाइड हुआ। अब क्या हुआ सर, जब ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जब आई पहली बार 1955 में, 56 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट के आधार पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया जिसमें कि कहा गया इंग्लिश अलोंग विद हिंदी will be used for all the official purposes in the center। मतलब क्या आ गया, बाइलिंगुअल आ गया, और इस न्यूज को आप इससे जोड़ लीजिए। आई गेस ये न्यूज क्लियर है, इसका बैकग्राउंड क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सर। ये एक न्यूज है, ये न्यूज तो आप जानते ही है सर कि यूएसए ने क्या किया था, ट्रम्प के टाइम पे कहा कि हम अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से बाहर खींच लेंगे, बस शर्त यह है कि अफगानिस्तान तालिबान वहां पर वायलेंस कम करे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक जिम्मेदार सरकार का गठन करे, प्लस किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपने लिंक तोड़ दे जैसे कि अलकायदा। ठीक है, अब ये न्यूज में क्या है, नाटो, नाटो अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने कहा है कि हम अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में मई के बाद भी रखेंगे। समझ रहे, मतलब जो मैंने आपको बताया, यूएस की डील हुई थी तालिबान से 2020 में, कॉलिंग फॉर विड्रॉल ऑफ ऑल फॉरेन ट्रूप्स बाय मई 21 इन रिटर्न ऑफ तालिबान फुलफिलिंग सर्टेन सिक्योरिटी गारंटीज। ठीक है, और यूएस ने अपने ट्रूप्स वहां पर कम कर दिए हैं। अब द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो साइडलाइन द नाटो अलायंस एंड इट्स रोल इन द पीस टॉक्स बाय डायरेक्टली एंगेजिंग विद द तालिबान फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ यूएसए की फोर्सेस है, वहां नाटो फोर्सेस भी है, और जब नेगोशिएशन हो रहा था तो नाटो को एकदम यूएस ने साइडलाइन कर दिया। ठीक है, अब नाटो के ऑफिसर्स ने कहा कि हम पूरा विड्रॉ नहीं करेंगे अप्रैल एंड तक। ठीक है, मतलब द इंटरनेशनल ट्रूप्स प्लान टू स्टे इन अफगानिस्तान बियॉन्ड मई डेडलाइन एंड वी साज बाय द तालिबान डील विद द यूएस। मतलब उसके बाद भी एक डील हुई थी कि मई तक जो है सारे ट्रूप्स हट जाएंगे, लेकिन अभी नाटो से जो बयान आया है वो आया है कि हम पूरे ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करेंगे। और अफगानिस्तान में सर 10,000 ट्रूप्स हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं और नाटो भी है। ठीक है, तो अगर यूएसए विड्रॉ भी करता है, नाटो विड्रॉ नहीं करता, तो एक तरह से सर ये कह सकते हैं कि डिफरेंट इश्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा होने वाला है, अगर नाटो विड्रॉ नहीं करेगा तो यूएस भी विड्रॉ नहीं करेगा। और कल की जो न्यूज थी, कल की न्यूज को जोड़ते हैं, ट्रंप ने इस डील को रिव्यू करने की बात की है। इन्होंने कहा है अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो पीस का साथ दे, ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए, और तीसरा कहा नो लिंक विद टेररिस्ट। क्योंकि आप जानते हैं सर कहीं ना कहीं एक तरह दोहा में डील चल रही है, दूसरी तरफ तालिबान में आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो तालिबान का एक डबल फेस है जिसको कि बाइडेन ने रिव्यू किया है, और नाटो ने कह दिया है कि एज पर द एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप और तालिबान के बीच में कि मई विल बी द डेडलाइन फॉर रिमूविंग ऑल द फॉरेन ट्रूप्स फ्रॉम द अफगान सॉइल। उससे आगे ये एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, ये न्यूज हमारी पूरी हुई, आगे बढ़ते हैं आखिरी न्यूज की तरफ। तो ये आज की हमारी आखिरी न्यूज है। ठीक है, ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कंप्लीट किया है सुखोई ऑर्डर, लास्ट जेट टू रोल आउट सून। देखिए इसको आप डिटेल में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, ये HAL जो है हैज कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ लास्ट टू ऑफ द 272 सुख 30 MKI एयरक्राफ्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम रशिया। ठीक है, मतलब एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ था। ठीक है, ये हुआ था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे हुआ था सर, सुखोई को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि आउट ऑफ 272 222 जो है वो असेंबल करेगी, कहां पर 222 जो है वो असेंबल करेगी HAL में, अपने नासिक प्लांट में, अंडर द यूज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मोड। मतलब 222 तो इसने इंडियन बनाए हैं। ठीक है,
222 इसने इंडिया में ही बनाए हैं, बाकी उसने रशिया से मंगाए हैं। एंड आउट ऑफ 272 फाइटर्स 40 are being modified to carry the air launched version of the supersonic cruise missile BrahMos। BrahMos मिसाइल जो है इसके बारे में कहा जाता है, इसको हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, फायर करो और भूल जाओ, इट विल अल्टीमेटली हिट टारगेट। ठीक है, तो न्यूज कुछ नहीं है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर न्यूज हम बनाना चाहें तो हम न्यूज क्या बोल सकते हैं, 272 सुख-30 MKI जो था एयरक्राफ्ट था, जो कि HAL से हम बना रहे थे, उसमें से 222 जो है HAL ने बनाया अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बाकी हमने रशिया से इंपोर्ट किया। और इसका लास्ट जो इसके लास्ट दो थे वो हमने क्या किए हैं, HAL ने आर्मी को हैंडओवर कर दिए हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें कुछ वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वर्ड है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी इंडिया हमेशा डिमांड करता है। ठीक है, तो आई गेस न्यूज क्लियर हो गई है। एक बार आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, बाकी आपकी न्यूज खत्म हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट 272 सुखोई एयरक्राफ्ट जो है इंडियन आर्मी में जो है इंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 222 जो है हमारे इंडिया में बने हुए हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी HAL के नासिक प्लांट में, बाकी हमने रशिया से मंगाए हैं। चलिए, और इसमें से जो 40 एयरक्राफ्ट है उसमें हम जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ब्रह्मोस का एक वर्जन लगा रहे हैं, और ये अपने आप में एक पहला चीज होगी ये करने का। अभी तक शायद 2 में लग चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक 2 Su-30 MKI में लग चुके हैं, 2 में। इसमें क्या है, ये ऐसी मिसाइल है, इसको हम फायर एंड फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हैवी इक्विपमेंट है और ये पहली बार किसी फाइटर जेट में लग रहा है। और इफ एक बार चेक कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, 2 एयरक्राफ्ट में ये अभी तक लग चुका है। चलिए, तो सर ये हमारी आज की न्यूज थी। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंटिन्यूसली, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाकी सर मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी के लोग इसे आके देखें, अभी तक वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी भी मैं अपने एफर्ट जो है जारी रख रहा हूँ एंड वॉच कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब ये वीडियोस बाहर आएंगी या कोई इसे देखेगा यूपीएससी एस्पिरेंट, तो कहीं ना कहीं वो उसको शेयर करेगा। ठीक है, अभी आई एम नॉट गेटिंग द इनफ व्यूज एज वेल एज इनफ लाइक्स, बट अल्टीमेटली ट्राई मैं करता रहूंगा एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट टू टीच यू गाइज हाउ टू रीड अ पेपर। और इसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुश्किल से आपको आधा घंटा या 15 to 20 मिनट्स पेपर को देना पड़ेगा। ठीक है, इस 1 घंटे में मैं आपका हिंदू पेपर पूरा का पूरा तैयार कर दूंगा सर। ठीक है, समझिए आज न्यूज नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तब भी हमें 1 घंटा 7 मिनट लग गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 30 मिनट्स में कोई हिंदू कैसे पढ़ा सकता है सर, इट इज नॉट पॉसिबल। 30 मिनट में हिंदू पढ़ाना, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ब्रीफ हेडलाइन में आपको दे दूं तो ठीक है, लेकिन 30 मिनट में हिंदू पढ़ाना, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए सर, अभी के लिए गुड बाय, स्लीप वेल, बाकी कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।